नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पॉलिटिकल साइंस अगर बीए के 5th सेमेस्टर में आप हैं और आप सोच रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पेपर 2 में क्या आने वाला है, तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे, यानी लोक प्रशासन के सिद्धांत का ये पेपर है प्रीवियस ईयर का। इसको मैं सॉल्व करूंगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए 100% इंपॉर्टेंट होगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आइए पेपर को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पेपर में आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 75 क्वेश्चन वाला पीडीएफ सॉल्व करूंगा। और वैसे 75 दुना एक कम से कम 150 क्वेश्चन आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे, जो कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सीधे तौर पर आने वाला है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते पेपर को बहुत ही बारीकी के साथ। यहाँ पर प्रश्न आपका दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, किसने लोक प्रशासन को एक विस्तृत एवं व्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो लोक प्रशासन को किसने जो है एक विस्तृत एवं व्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, किसने किया है? एक विस्तृत एवं व्यवस्थित अध्ययन के रूप में, विस्तृत और अब जो है व्यवस्थित अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया बेटा? लोक प्रशासन को कानून का विस्तृत या प्रशासन का विस्तृत और व्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है वुडरो विल्सन ने। किसने किया है? वुडरो विल्सन ने। वुडरो विल्सन करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। और इन्होंने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम की पुस्तक लिखी। किसने? वुडरो विल्सन की एक पुस्तक है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ 1887 ईस्वी में। इसी पुस्तक में इस परिभाषा को दिया गया है वुडरो विल्सन के द्वारा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। दूसरा प्रश्न आपका आ चुका है, भ्रष्टाचार निवारण हेतु संस्थानम समिति की नियुक्ति की गई थी, बताएं। तो के संस्थानम पूरा नाम है। तो भ्रष्टाचार निवारण के लिए जो समिति बनी थी वो बनी थी 1962 में। 1962 डी ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। के संस्थानम नाम की एक समिति बनी थी, के संस्थानम की अध्यक्षता में बनी थी, इसी वजह से इसको संस्थानम समिति कहते हैं। 1962 में बनी थी और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1964 में। तो पूछा गया समिति की नियुक्ति कब हुई थी, तो 1962 ही लगेगा, 64 नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। पूछा जाए रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो 1964 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और इसी की सिफारिश पर जो एक सीबीसी वाला जो पैटर्न है वो चालू हुआ है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। आगे देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, ई गवर्नेंस का महत्व है, बताएं। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस इम्फेसाइज कैन, ई गवर्नेंस का किसे महत्व देता है? तो ये मानव संसाधन विकास को, कागज रहित प्रशासन को, ये कागज रहित प्रशासन को यानी कि पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रकार से महत्व देता है। ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य होता है कि कोई भी काम जो अभी तक चिट्ठी के माध्यम से या पत्र के माध्यम से होता था, उसको जो है डिजिटल बना करके पेपरलेस यानी कागज रहित और पारदर्शी बनाया जाए। स्मार्ट प्रशासन कह सकते हैं इसको। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। चौथा प्रश्न आप देखो महोदय, प्रश्न है आपका, विकेंद्रीकरण का दोष क्या होता है? डीमेरिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में क्या होता है? संसाधनों का दोहराव होता है, जिससे खर्चा बढ़ जाता है। मतलब कि सत्ता जब कई लोगों के हाथों में चली जाती है, तो एक ही काम जो है कई लोगों के हाथ जो है, जैसे मान लेते हैं अभी 4 छंदनी लगा दी जाए, तो वहां से रस अगर छंद करके जाएगा तो नीचे बहुत ही पतला रस निकलेगा। ऐसे में अगर एक ही छंदनी है तो आपका रस मोटा बढ़िया निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें 4-5 छंदनी लग जाती है जब आपका विकेंद्रीकरण हो जाता है। जैसे कि आपसे प्रधानमंत्री से कोई योजना चली, वो पहुंची मुख्यमंत्री के पास, ठीक है। मुख्यमंत्री से पहुंची इधर जो है मान लेते हैं किसी जिला के पास, ठीक है ना। जिला पंचायत अध्यक्ष से ब्लॉक प्रमुख के पास पहुंची, ब्लॉक प्रमुख से पहुंची वो एक प्रकार से प्रधान के पास, ठीक है। और प्रधान ने फिर आपका काम करवाया। तो ये होता है आपका, यही होता है आपका, ये क्या नाम है, विकेंद्रीकरण। तो इसका दोष ये होता है कि ये अपव्यय कभी कभी हो जाता है, मिसयूज ऑफ मनी, ठीक है। मिसयूज ऑफ मनी होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, अपव्यय, ठीक है। खर्चा बढ़ जाता है क्योंकि लोकतांत्रिक लोकप्रिय लचीला इसके गुण हैं बाकी, ठीक है, लेकिन खर्चा बढ़ता है। तो ये देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहती है, लोकप्रिय शासन रहता है और लचीला प्रशासन भी विकेंद्रीकरण से होता है। लेकिन अपव्यय जो होता है इसका एक दोष होता है, खर्चा बढ़ जाता है। आगे देखो बाबू, 5वां नंबर प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से हम जान लो, पेपर बहुत मुश्किल से लेके आए हैं आप सबके लिए। तो वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत से हम लेके आने का ध्यान रखे रहो, क्योंकि हमें पता ही नहीं रहा कि पेपर आपका जो है इस डेट को था, ठीक है। 22 तारीख को इसके साथ पेपर आपका लगा हुआ है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे मैं हिस्ट्री का दे दूंगा आपको और भी सब्जेक्ट का दे दूंगा। प्रश्न है आपका, देखें सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे।
प्रश्न है, नौकरशाही मंत्रित्व उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है, यह कथन किसका है? ब्यूरोक्रेसी थ्रीव्स अंडर द क्लोक ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु सेड इट? नौकरशाही मंत्री उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है, यह कथन किसका है? 5वें नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कथन किसका है बेटा? रैमजे म्योर नाम के एक विद्वान हैं, ब्रिटिश की शासन व्यवस्था के संदर्भ में रैमजे म्योर ने इस कथन को कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंडस्ट्रियल एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? हु रोट इंडस्ट्रियल एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन? बताएं किसकी? हेनरी फ्योल, रैमजे म्योर या एच.जे. लास्की या फिर एफ.एम. मार्क्स? बताएं। प्रश्न आपका क्या पूछ लिया गया है? एडमिनिस्ट्रियल एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? तो ये हेनरी फ्योल की रचना है। किसकी रचना बेटा? हेनरी फ्योल कहीं पर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन हेनरी फ्योल। यह पुस्तक 1916 में लिखी गई है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1916 की पुस्तक है, फ्रेंच भाषा में लिखी गई, लेकिन 1929 में आकर के इसी पुस्तक को हेनरी फ्योल की इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को अंग्रेजी में प्रकाशित करवाएगा 1929 में। पहले फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी 1916 में। ठीक है, इसमें 44 सिद्धांत बताए गए हैं इस पुस्तक में। ठीक है, 44 सिद्धांत बताए गए, ये बात आप ध्यान रखें। सॉरी, 14 सिद्धांत बताए गए हैं इस पुस्तक में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के। 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न लोक प्रशासन का विषय के रूप में उद्भव किस सन में हुआ? फटाफट से आप बताने का। लोक प्रशासन का विषय के रूप में उद्भव किस सन में हुआ? तो एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जो उद्भव हुआ है 1887 ईस्वी में हुआ है। 1887 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुड्रो विल्सन नाम के विद्वान है, उनके द्वारा हुआ है। वुड्रो विल्सन का एक लेख प्रकाशित हुआ है 1887 में। उसी लेख में जो है इसका जन्म माना जाता है, लोक प्रशासन का एक अलग विषय के रूप में। 88 नंबर प्रश्न आपका आ चुका। लोक और निजी प्रशासन में भेद किस विचारक ने माना है? लोक और निजी प्रशासन में भेद किस विचारक ने माना है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फियोल, फॉलेट, उर्बिक। इनने उर्बिक ने दोनों को एक समान माना है। पीटर डकर और पाल एच एपलबी ने इसमें अंतर किया है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पीटर डकर। आगे देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। पोस्ट कार्ब लोक प्रशासन में किससे जुड़ा हुआ है? पोस्ट कार्ब की अगर बात की तो बेटा, पोस्ट कार्ब लोक प्रशासन का जो है उसका क्षेत्र बताता, उसका स्कोप बताता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट कार्ब की अगर बात आप नहीं जानते हैं तो पोस्ट कार्ब एक व्यवस्था है जिसको दिया किसने है? लूथर गुलिक नाम के एक विद्वान है। ठीक है, लूथर गुलिक नाम के विद्वान है, उन्होंने इसको दिया है। किसको दिया है? लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र को समझाने के लिए। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका दृष्टिकोण है पोस्ट कार्य विधि। इसका फुल फॉर्म आपका है, देखिए पी माने क्या होता है? प्लानिंग करना। सबसे पहली बात होता है एक प्लान। दूसरा होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन की। तीसरा होता है यस यानी कि स्टाफिंग, एक स्टाफ यानी कि लोगों के जो है स्टाफ होना चाहिए। इसके अलावा डी मतलब होता है डायरेक्टिंग यानी कि एक निर्देशक होना चाहिए। सी ओ माने होता है कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, इसके अलावा आर मतलब होता है रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट, प्रतिवेदन देना। और बी माने होता है बजट। ये इन सभी से मिलकर के एक संगठन या प्रशासन चलता है। किसके माध्यम से? प्लान, योजना, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, यस स्टाफ, डायरेक्शन, निर्देशन, सीओ कोऑर्डिनेशन, समन्वय, आर रिपोर्टिंग और बजटिंग। इन सभी चीजों से मिलकर के तब जाकर के पोस्ट कार्य बनता है। लूथर गुलिक ने पूरा विषय क्षेत्र को समझा दिया है कि इन चीजों से ही एक प्रशासन अच्छे तरीके से चलता है। तो यहाँ पर पोस्ट कार्ब की फुल फॉर्म पूछ सकता है। पोस्ट कार्ब में पी का मतलब क्या है, यस का मतलब क्या है, तो ये सब आपसे पूछेगा। तो यहाँ से आपका 4-6 क्वेश्चन तैयार हो गए। 10वां प्रश्न, भर्ती के लिए कौन सा व्यक्तिगत गुण आवश्यक है? भर्ती के लिए कौन सा व्यक्तिगत गुण आवश्यक है? फटाफट से आप बताएंगे। भर्ती के लिए कौन सा व्यक्तिगत गुण आवश्यक होता है? तो किसी भी चीज में आपको भर्ती के लिए सामूहिक सूझबूझ की जरूरत होती है, विश्वसनीयता की और दृढ़ता की, इन सभी की जरूरत होती है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका, प्रशासन एक लंबा तथा अलंकार युक्त शब्द है किंतु इसका अर्थ सीधा साधा है, किसने कहा है? बताएं। 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रशासन एक लंबा तथा अलंकार युक्त शब्द है, किसने कहा है? इस कथन को किसने कहा बेटा? E.N. गोल्डन नाम के एक विद्वान है। E.N. गेल्डन नाम के विद्वान है, उनका मानना था कि इसका अर्थ सीधा है, लोगों की देखभाल करना और प्रबंधन करना प्रशासन का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रशासन शब्द का क्या अर्थ है?
द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन मीन, प्रशासनिक इसका मतलब क्या होता है बताएं। एक लैटिन भाषा का शब्द है मतलब कि एडमिनिस्टर, लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है सेवा करना या कार्यों का मैनेज करना, प्रबंधन करना कार्यों को, चाहे सरकारी काम हो या कोई प्राइवेट काम हो, किसी भी काम को अगर मैनेज करना है, उसको व्यवस्थित करना है, उसको प्रशासनिक करना, तो वही चीजें होती हैं, यानी सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंधन करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर है इसका, तो 12 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखेंगे महोदय, प्रश्न है लोक प्रशासन का अपने संकीर्ण अर्थों में संबंधित है। लोक प्रशासन अपने संकीर्ण अर्थों में संबंधित है किससे? लोक प्रशासन का अगर संकीर्ण अर्थ देखेंगे, यानी कि उसका संकीर्ण अर्थ तो केवल कार्यपालिका से ही रिलेटेड होगा, कार्यपालिका से, ठीक है, कार्यपालिका के कार्यों से। लेकिन अगर उसका एग्जीक्यूटिव से केवल संबंधित होता है, यानी जो कार्यपालिका है, जो मंत्री परिषद है, जो कानून को लागू करवाती है, बस वही लोक प्रशासन के अंतर्गत आती है। लेकिन अगर लोक प्रशासन का हम व्यवस्थित या एक एक व्यापक अर्थ देखें, तो उसका व्यापक अर्थ हो जाएगा कि वो विधायिका, न्यायपालिका और सभी से रिलेटेड होता है, ठीक है। लोक प्रशासन का अपने संकीर्ण अर्थों में संबंधित क्या है इसका, ठीक है, इसका अर्थ होता है संकीर्ण। संकीर्ण दृष्टिकोण को दिया है लूथर गुलिक ने, इसे केवल कार्यपालिका ने एग्जीक्यूटिव शाखा के कार्यों तक ही सीमित रखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। देखिए मैंने बताया था कि ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। पोस्ट कार्ब में डी का अर्थ क्या है, ऐसे पूछेगा पोस्ट कार्ब में पी का अर्थ क्या है, ओ का अर्थ क्या है, सीओ का मतलब क्या है, सब आपको मैं बताऊंगा। देखिए डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग, यानी कि डी माने डायरेक्टिंग, यानी कि निर्देशन करना, डायरेक्टिंग यानी निर्देशन, ऑप्शन नंबर ए दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको दिखाई पड़ा है, आप फिर से समझ ले एक बार। पी माने होता है प्लानिंग करना, यानी पी माने अगर पीछे पूछा जाए पी का मतलब क्या है, तो प्लानिंग करना यानी योजना बनाना। यस का मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन बनाना, ठीक है। सॉरी, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाना। यस माने होता है स्टाफिंग यानी कि कर्मचारियों की व्यवस्था करना। डी माने निर्देश देना उन सभी कर्मचारियों को, ठीक है। सीओ, सीओ को एक में मिला करके पूछा गया, क्योंकि सीओ जो होता है ये एक ही शब्द है। सीओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करना, सभी में आपस में तालमेल बैठा रहे पूरे के पूरे संगठन में। आर, आर माने होता है बजटिंग, सॉरी आर माने होता है रिपोर्टिंग करना, ठीक है, प्रतिवेदन देना, कोई रिपोर्ट करना कि भाई हमने क्या इतना काम किया, उसका पूरा रिपोर्ट देना। और बी माने होता है सबसे लास्ट में बजटिंग, यानी बजट तैयार करना कि कितना खर्चा लगेगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ये आपका चलता है प्रशासन, ठीक है, इन 6 4 5 शब्दों के माध्यम से लूथर गुलिक ने इसको दिया है। 15 नंबर प्रश्न, लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन क्या नहीं करता है, बताएं। 15 नंबर का प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा कि जो है लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन क्या नहीं करता, केवल पुलिस की भूमिका में होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करता है, बिल्कुल करता है। समाज में समानता लाने का प्रयास करता है और जनता के हितों के लिए सजग रहता है। ये तीनों बिल्कुल सही ऑप्शन है, जबकि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत दिख रहा है। पूछा गया क्या क्या नहीं करता, तो केवल पुलिस राज्य की भूमिका में नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है किसी भी संगठन के आधार होते हैं, किसी भी संगठन के आधार की अगर बात की बेटा, तो लूथर गुलिक ने 4 आधार बताए हैं किसी भी संगठन के। पहला होता है उद्देश्य यानी पर्पज, दूसरा होता है यानी प्रोसेस यानी सॉरी दूसरा होता है क्या आपका प्रोसेस यानी प्रक्रिया, तीसरा होता है आपका पर्सन यानी व्यक्ति, और चौथा होता है स्थान। तो व्यक्ति, स्थान, उद्देश्य, यहाँ पर जो है प्रोसेस यानी कि क्रियाएं नहीं दी गई है, तो 4 होते हैं। लूथर गुलिक ने संगठन के कितने आधार बताए हैं, लूथर गुलिक ने संगठन के 4 आधार बताए हैं, ठीक है। इनमें से 3 आधार लूथर गुलिक के दिए गए हैं, एक आधार नहीं दिया गया, जो है आपका प्रोसेस यानी प्रक्रिया। तो उद्देश्य, व्यक्ति, स्थान और प्रक्रिया, ये 4 जो होते हैं संगठन के आधार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी जो है किसी भी संगठन के आधार होते हैं, ठीक है। पर्पज, पर्सन और प्लेस एंड प्रोसेस, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, कार्यपालिका के कार्य पुस्तिका के लेखक कौन है, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इस पुस्तक को किसने लिखा है बताएं। इस पुस्तक को, यह प्रसिद्ध पुस्तक 1938 में प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक को लिखा है बर्नार्ड नाम के एक विद्वान है, चेस्टर बर्नार्ड लिखा होगा ऑप्शन में, चेस्टर बर्नार्ड, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 18 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसने लिखी है, हु हैज रिटन द बुक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बताएं। इस पुस्तक को किसने लिखा है बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक लिखी है किसने, एल डी व्हाइट की पुस्तक है। लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक माना जाता है एल डी व्हाइट की, यही पुस्तक है। 1926 में इसका प्रकाशन हुआ है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल डी व्हाइट की पुस्तक है ये, ठीक है। आगे बढ़िएगा।
19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, संगठन के प्रसिद्ध 14 सिद्धांतों को किसके द्वारा बतलाया गया है? संगठन के 14 सिद्धांत किसने बताए हैं? संगठन के 14 जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, 14 सार्वभौमिक सिद्धांत है, उसको हेनरी फ्योल साहब ने बताया है। हेनरी फ्योल ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 20 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्ण युग किस क्षण में कहा गया है? लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्ण युग किस क्षण को कहा गया है, बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण युग बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। लोक प्रशासन में सिद्धांतों का स्वर्ण युग, गोल्डन एज कहा गया किसको? 1927 से 1937 का जो इरा रहा है बेसिकली, जिसको द्वितीय चरण के नाम से जानते हैं, उस चरण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय चरण को माना जाता है। और प्रशासन में निश्चित रूप से यहाँ पर सिद्धांतों का बोलबाला रहा, खास करके उर्बिक नाम के विद्वान, गुलिक ने, इन सभी लोगों ने बड़ा काम किया है। ठीक है, तो सिद्धांतों का स्वर्ण युग रहा है द्वितीय चरण। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। किस विद्वान ने प्रशासन के सिद्धांत को कहावतों की संज्ञा दी है? बताएं, कहावतों की संज्ञा। प्रशासन के सिद्धांत को कहावतों की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो प्रशासन के सिद्धांतों कहावतें किसने कहा है? हर्बर्ट साइमन नाम के विद्वान है, उन्होंने कहा है। हर्बर्ट साइमन, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइमन ने आलोचना की कि प्रशासन के सिद्धांत अवैज्ञानिक हैं और विरोधाभासी कहावतें मात्र हैं, बस और कुछ नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, केंद्रीकरण का गुण है। केंद्रीकरण का गुण इनमें से कौन सा है? देखिए, शीघ्र निर्णय लेना ये केंद्रीकरण का गुण होता है। प्रशासन में कठोरता और अकुशलता ऐसा नहीं होता। केंद्रीकरण में अकुशलता ऐसी थोड़ी है। आपातकाल संकट के दौरान केंद्रीकरण से तुरंत निर्णय लिए जा सकते हैं। हालांकि सामान्यतः इसमें देरी होती है, पर विकल्पों में कठोरता और अकुशलता इसके दोष होते हैं। इसलिए इसका जो है डी ऑप्शन ना लग करके केवल ए ऑप्शन ही लगेगा, शीघ्र निर्णय लेना इसका करेक्ट है। प्रशासन में कठोरता हो सकती है इसमें, ठीक है। कभी कभी अकुशलता तो इसका डी, यूनिवर्सिटी वगैरह डी भी मान सकती हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर लगेगा वो होगा शीघ्र निर्णय। केंद्रीकरण में क्या होता है? तुरंत निर्णय ले लिया जाता है किसी भी मुद्दे पर। इसका ए ऑप्शन भी हो सकता है और डी ऑप्शन भी हो सकता है, बात ध्यान रखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 23 नंबर आपका है 4 पीएस। 4 पीएस का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? 4 पीएस का सिद्धांत फटाफट से आप बताओ। 4 पी, 4 पी यानी कि प्लान का, प्लान माने योजना का। किसी भी योजना के 4 पी सिद्धांत किसने दिया है? लूथर गुलिक ने दिया है। ठीक है, लूथर गुलिक ने दिया है 4 पी का सिद्धांत, जिसमें आपका 4 पी होते हैं। कौन कौन से 4 पी मैंने आपको बताया था? प्रोसेस, पर्सन, क्या बताया था हमने? हमने बताया था आपको प्रोसेस, पर्सन, पर्पज और प्लेस। ये 4 पी के सिद्धांत है। कौन कौन से? लूथर गुलिक ने बताया था। इसको ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है इसमें? 4 आधार बताएं किसके? संगठन के 4 आधार होते हैं बेटा। संगठन के 4 आधार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका पर्पज, यानी कि पी, एक पी हो गया। दूसरा होता है पर्पज, यानी दूसरा होता है प्रोसेस, यानी कि ये होगा पी। तीसरा होता है आपका पर्सन, ये भी पी हो गया। और अगला होता है आपका प्लेस, यानी कि ये भी पी हो गया। यानी कि 4 पी का सिद्धांत, इसीलिए इसको 4 पी का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, क्या होता है इसका? उद्देश्य यानी पर्पज, ठीक है, प्रोसेस यानी प्रक्रिया, पर्सन यानी व्यक्ति, और प्लेस यानी स्थान। तो इन सभी का बड़ा महत्व होता है। तो 4 पीएस का सिद्धांत यही है, लूथर गुलिक साहब ने दिया है। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा स्टाफ अभिकरण का कार्य नहीं है? स्टाफ अभिकरण का कार्य क्या नहीं, इनमें से फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 24 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। कौन सा स्टाफ अभिकरण का, स्टाफ एजेंसी, अभिकरण माने होता है एजेंसी, तो स्टाफ एजेंसी का कार्य कौन सा नहीं है? तो नियामकीय कार्य है, सूचना संबंधी कार्य भी है, परामर्श संबंधी कार्य भी इसका है। पर्यवेक्षणात्मक संबंधी कार्य जो है इसका नहीं होता है, पर्यवेक्षणात्मक कार्य नहीं होता है। ठीक है, स्टाफ का काम बस क्या होता है? स्टाफ का काम होता है बस केवल सलाह देना, सूचना और परामर्श देना, आदेश देना, पर्यवेक्षण करना, ये लाइन एजेंसी का काम होता है। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यवेक्षण देना ये इसका काम नहीं होता है। आगे देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 25 नंबर प्रश्न, लोक और निजी प्रशासन में किस भेद, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद किस आधार पर किया जाता है? लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद जो किया जाता है वो लाभ का तत्व, सेवा की भावना और सार्वजनिक उत्तरदायित्व, इन तीनों के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। लाभ का उद्देश्य, लाभ का तत्व क्या होता है? ये आपका निजी होता है। सेवा भावना लोक के लिए होता है, और साथ ही साथ सार्वजनिक जवाबदेही लोक के लिए होता है। तो ये तीनों जो हैं आधार बनाते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस को लेकर के। 26 नंबर प्रश्न है, किसने नवीन निरंकुशता नामक पुस्तक में सिविल सेवकों की कठोर आलोचना करी है? 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। 26 नंबर राइट आंसर कौन बताएगा? बिल्कुल, किसने दी है बताएं? न्यू जो है डिस्पोटिज्म,
नवीन निरंकुशता पुस्तक किसने लिखी है? रॉबर्ट हेवार्ड की पुस्तक है ये, रॉबर्ट हेवार्ड। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1929 में इस पुस्तक को लिखा गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रदत्त व्यवस्थापन यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की आलोचना की गई है इस पुस्तक के माध्यम से, बहुत ही बारीकी के साथ। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 27 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। लोक निगम की विशेषता क्या नहीं है? लोक निगम की विशेषता इनमें से, लोक निगम को अंग्रेजी में पब्लिक क्रॉप कहते हैं, उसको स्वायत्तता प्राप्त होता है, मंत्री रोजमर्रा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो मंत्री का सतत नियंत्रण इसमें नहीं होता है, प्रशासनिक स्वायत्तता होती है, स्वतंत्र वित्त व्यवस्था होती है, बोर्ड के द्वारा प्रबंध भी होता है, ये तीनों विशेषताएं हैं, जबकि मंत्री का सतत नियंत्रण इस पर नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, कंटिन्यूअस कंट्रोल ऑफ द मिनिस्टर, ये यही आपका जो है स्पेशलिटी नहीं होती पब्लिक कोऑपरेशन की। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन एक योग्यता नौकरशाही की विशेषता नहीं है? योग्यता कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। योग्यता आधारित नियुक्ति, कार्यकुशलता की सुरक्षा और राजनीतिक तटस्थता, ये तीनों होती हैं, जबकि आपकी रूढ़िवादी प्रवृत्ति यही नहीं होती। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, लाल फीताशाही का संबंध किससे है, बताएं। 29 नंबर, लाल फीताशाही का संबंध किससे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 29 नंबर, लाल फीताशाही का संबंध किससे बेटा? लाल फीताशाही का संबंध किससे होता है? नौकरशाही से। बिल्कुल राइट आंसर आपका बी ऑप्शन, नौकरशाही से, ब्यूरोक्रेसी जिसको कहते हैं, कार्यों में अनावश्यक देरी और नियमों का कठोर पालन नौकरशाही का एक निगेटिव पहलू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न है द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये रचना किसकी है? द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव पुस्तक किसकी है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इस पुस्तक को लिखा चेस्टर बर्नार्ड ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 31 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, पदोन्नति का अर्थ क्या है? पदोन्नति बताएं। पद स्तर समान, कार्य और उत्तरदायित्व में वृद्धि, केवल वेतन वृद्धि, या एक वर्ष बाद वेतन वृद्धि, या फिर बी और सी दोनों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 31 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पदोन्नति का मतलब होता है पद स्तर सम्मान और दायित्व, इन सभी में वृद्धि होना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 32 नंबर प्रश्न है, संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम। संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है लूट पद्धति। ठीक है, अमेरिका में प्रचलित थी पहले ये, यहाँ पर चुनाव जीतने वाला दल अपने समर्थकों को पद देता था, इसी को बोलते हैं लूट पद्धति, या संरक्षक नौकरशाही का दूसरा नाम इसका है लूट पद्धति। ठीक है, स्पॉइल सिस्टम कहते हैं, अमेरिका में था, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, 33 नंबर प्रश्न आपका आ चुका बेटा, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ई प्रशासन किसका परिणाम है? ई प्रशासन यानी ई गवर्नेंस इज एन आउटकम ऑफ व्हाट? विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी या प्रबंध का, या इनमें से किसी का नहीं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। ये सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति ने ही ई गवर्नेंस को संभव बनाया है। ठीक है, तो ये आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से किसने नौकरशाही के लिए लोहे का पिंजरा शब्द का प्रयोग किया है? नौकरशाही के लिए लोहे के पिंजरे शब्द का प्रयोग किसने किया है? 34 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे। नौकरशाही के लिए लोहे का पिंजरा शब्द का प्रयोग किसने किया है? मैक्स वेबर ने किया है। मैक्स वेबर ने रेशनलिटी और नियमों के जाल को आयरन केज भी कहा है, ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता रहता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लोहे का पिंजरा या आयरन केज जिसको कहते हैं, उसको किसने कहा? मैक्स वेबर ने कहा है। मैक्स वेबर ने ही सत्ता की अवधारणा दी है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ई गवर्नेंस में स्मार्ट में एम से क्या तात्पर्य, बताएं। प्रश्न आपसे पूछा क्या गया है, प्रश्न है आपका पूछा गया ई गवर्नेंस में स्मार्ट में यम का मतलब क्या है? स्मार्ट में यम का मतलब होता है मोरल, मोरल यानी नैतिक। ठीक है, नैतिकता, मोरल, नैतिक, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, स्मार्ट में ई गवर्नेंस में स्मार्ट शब्द का, सभी शब्दों का अपना अपना मतलब होता है, जैसे कि यस का क्या मतलब होता है, आपसे पूछ सकता है कि भाई यम से पूछा गया तो यस से भी पूछ सकता है। तो ये भारत के संदर्भ में है, नैतिक में मोरल, भारत के प्रधानमंत्री की परिभाषा दी गई है। यम का मतलब होता है यहाँ पर यस, सॉरी यस का मतलब होता है सिंपल, यस का मतलब क्या होता है? सिंपल यानी साधारण। यम माने होता है मोरल यानी कि नैतिक होना। ठीक है, और ए का मतलब होता है आपका अकाउंटेबल होना। ठीक है, और इसके मतलब अगला होता है, ये आर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिव होना। ठीक है, और टी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी होना या ट्रांसपेरेंट होना।
वैसे प्रबंधन में आप देखते हैं मेजरेबल होता है, पर यहाँ पर आप देखते हैं मोरल सही शब्द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोरल शब्द जो है यहाँ पर मोदी जी के द्वारा इस चीज़ को ई गवर्नेंस में बताया गया है स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट इंडिया जो है उसमें स्मार्ट का मतलब क्या होता है, यस का मतलब होता है बेटा क्या, सिंपल, और यम का माने मोरल, ए माने होता है अकाउंटेबल, आर माने होता है रिस्पॉन्सिव या रिस्पॉन्सिबल, और टी माने होता है ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, मॉरल यानी नैतिक। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 36 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, और बाकी जिसमें भी आपका लोक प्रशासन के सिद्धांत से क्वेश्चन आने वाले होंगे उसके ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बताएं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न आपसे पूछा गया टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनो ब्रूक पर्सपेक्टिव, ये पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा फ्रैंक मैरिनी नाम के विद्वान है, उन्होंने लिखी है। फ्रैंक मैरिनी की पुस्तक है ये। फ्रैंक मैरिनी ने प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन 1968 में जो हुआ था उसके पत्रों को संपादित करके इस पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टाफ एजेंसी, निम्नलिखित में से स्टाफ अभिकरण कौन सा है? बताइए स्टाफ अभिकरण इनमें से कौन सा है? नीति आयोग एक स्टाफ अभिकरण होता है, इसमें नीति आयोग, आप नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे, इसको बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। रेलवे और लोक निगम ये लाइन एजेंसी है, रेलवे क्या है, लाइन एजेंसी है, लोक निगम भी लाइन एजेंसी है। ठीक है, ये काम करते हैं, जबकि नीति आयोग केवल सलाह देता है, तो ये एक स्टाफ एक स्टाफ एजेंसी है ये। ठीक है, नीति आयोग क्या है, एक स्टाफ एजेंसी, स्टाफ एजेंसियां सलाह देती हैं, जबकि लाइन एजेंसियां जो होती हैं वो एक प्रकार से खुद काम करती हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, 38 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, मानव संबंध उपागम के प्रणेता थे। हु वाज द लीडर ऑफ द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, मानव संबंध उपागम के प्रणेता। 38 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्टन मियो। एल्टन मियो नामक विद्वान है, उन्होंने ऐसा किया था। हार्थन प्रयोगों के आधार पर मियो ने इसे शुरू किया था, मानव संबंध उपागम के बारे में। मियो, एल्टन मियो, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 39 नंबर प्रश्न है, बहुल कार्यपालिका किस देश में पाई जाती है? इन विच कंट्री इज प्लूरल एग्जीक्यूटिव फाउंड, तो बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और बहुल कार्यपालिका ये स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषता है। वहाँ 7 सदस्यों की एक फेडरल काउंसिल होती है, कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। किसी एक व्यक्ति के पास सारी शक्ति नहीं होती है, 7 सदस्यों की एक फेडरल काउंसिल होती है, इसीलिए एक प्रकार से वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी अभी भी जिंदा है, क्योंकि छोटा देश है तो वहां पर हो सकता है चीजें। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है लोक निगमों के लाभ बताएं। लोक निगम के क्या लाभ होते हैं, बताएं। द एडवांटेज ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन आर, लोक निगम का लाभ इनमें से क्या होता है? बिल्कुल, लोक निगम के लाभ की बात की तो राजनीतिक दबाव से युक्त मुक्त होता है, निजी उद्योगों की भांति संचालन होता है, और दक्षता और मितव्ययिता भी होती, कम खर्चीला भी होता है। यानी लोक निगम ये सभी लाभ होते हैं लोक निगमों के, उपयुक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, भारत में लोक निगम किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बताएं, भारत में लोक निगम जो होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? चूंकि लोक निगम सार्वजनिक धन का उपयोग करते हैं तो वे अंततः संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका संसद करेक्ट आंसर होगा, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं लोक निगम, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न है, किस अभिकरण को अमेरिकी कांग्रेस की भुजाएं कहा जाता है? व्हिच एजेंसी इज कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द यूएस कांग्रेस, किस अभिकरण को अमेरिकी कांग्रेस की भुजाएं कहा जाता है? 42 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वतंत्र नियामकी आयोग यानी IRC को, स्वतंत्र नियामकी आयोग को, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, IRC कहा जाता है इसको। ठीक है, स्वतंत्र नियामकी आयोग, ठीक है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, कांग्रेस यानी विधायिका के कार्यों को करने के लिए बनाई गई है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है स्वतंत्र नियामकीय आयोग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? बताएं, स्वतंत्र नियामकीय आयोग का विकास जो हुआ है बेटा, यानी कि जिसको कह सकते हैं जो है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन, ठीक है, कह सकते हैं स्वतंत्र नियामकीय आयोग, इसका विकास किस देश में हुआ है? तो इसका विकास हुआ है बेटा अमेरिका में, यानी USA में सबसे पहले। ठीक है, अमेरिका में इसका विकास हुआ है। 1887 ईस्वी में
इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन के साथ इसकी शुरुआत अमेरिका में सबसे पहले की गई थी। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक की रचना किसने की है, बताएं। बहुत ही फेमस प्रश्न है आपका आ चुका है। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक किसने लिखी है, तो इस पुस्तक को लिखा किसने बेटा, इस पुस्तक को लिखा फ्रेडरिक टेलर ने। 1911 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, फ्रेडरिक टेलर की पुस्तक है, प्रकाशन 1911 में हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मैक्स वेबर के नौकरशाही उपागम की विशेषता नहीं है। मैक्स वेबर के नौकरशाही उपागम की विशेषता क्या नहीं है, देखिए नौकरशाही वैधानिक तार्किक यानी लीगल रेशनल सत्ता पर आधारित होती है, पारंपरिक सत्ता पर नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का बिल्कुल राइट आंसर, परंपरा पर आधारित प्रभुत्व। परंपरा पर आधारित प्रभुत्व जो है यहाँ पर आपको नहीं दिखता है, यही इसकी विशेषता नहीं, बाकी पद सोपानीय बिल्कुल ठीक है, कार्य विभाजन भी ठीक है और निश्चित पारिश्रमिक भी ठीक है, जबकि डी वाला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, यानी ये विशेषता नहीं है। 46 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, तुलनात्मक उपागम के नाम से किस उपागम को जाना जाता है, व्हिच अप्रोच इज नोन एज कॉम्परेटिव अप्रोच। तुलनात्मक अप्रोच के नाम से किसको जाना है, तुलनात्मक उपागम। तुलनात्मक उपागम की अगर बात की जाए तो फटाफट से आप बताएंगे, तो ये पारिस्थितिकीय उपागम जो होता है उसको जानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इकोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। तुलनात्मक लोक प्रशासन में रिंग्स का इकोलॉजिकल अप्रोच ही सबसे प्रमुख होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 47 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रत्यायोजन से किसकी शक्तियों में अभिवृद्धि होती है, प्रत्यायोजन से बताएं। प्रत्यायोजन की अगर बात की जाए तो प्रत्यायोजन से क्या होता है, प्रत्यायोजन से क्या होता है बेटा, प्रत्यायोजन से किसकी शक्तियों में अभिवृद्धि होती है, तो कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होती है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। प्रदत्त व्यवस्थापन जिसको आप कह सकते हैं, उसके कारण कार्यपालिका अधिकारी कानून बनाने लगते हैं, जिससे उनकी शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 48 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, सुशासन के मार्ग में बाधा, सुशासन के मार्ग में बाधा, शासन में पारदर्शिता नहीं होती है, उत्तम नौकरशाही भी नहीं होती, ई गवर्नेंस भी नहीं होता, भ्रष्टाचार में अभिवृद्धि जो हो जाती है, इंक्रीज करप्शन, यही जो होता है बाधा उत्पन्न करता है सुशासन के मार्ग में, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न आप देखेंगे महोदय, किस वर्ष में प्रथम मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, दिस द ईयर इन विच फर्स्ट मिनो बुक कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। किस वर्ष प्रथम मिन्नो बुक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, 49 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रथम मिन्नो बुक सम्मेलन जो हुआ था 1968 में हुआ था, 1968 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन 1968 में हुआ था, ठीक है। डॉर्ड वाल्डो की अध्यक्षता में हुआ था, जिसने नवीन लोक प्रशासन यानी एनपीए का जन्म यहीं से 1968 से माना जाता है, नवीन लोक प्रशासन की बात यहीं से हुई थी। कौन से विचारक ने तृतीय विश्व के प्रशासन को विकास प्रशासन से जोड़ा है, किसने जोड़ा है, तो उनका क्या नाम है, नवीन लोक प्रशासन शब्द किसने दिया है। वैसे प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, ये वाला 51 नंबर, सॉरी 50 नंबर, किस विचारक ने तृतीय विश्व के प्रशासन को विकास प्रशासन से जोड़ा है, तो उनका नाम क्या है, एफ डब्ल्यू रिंग्स, एफ डब्ल्यू रिंग्स, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्होंने जोड़ा है। रिंग्स और वाइडनर ने विकासशील देशों के संदर्भ में विकास प्रशासन का मॉडल दिया है। आगे देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन से आपका, हनी प्रतिवेदन कब आया, हनी प्रतिवेदन कब आया था बेटा, हनी रिपोर्ट, ये 1967 में आई थी, 1967 करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन, हनी रिपोर्ट 1967 में आई थी। यह अमेरिका में लोक प्रशासन की उच्च शिक्षा पर आधारित एक रिपोर्ट थी। 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, हु गेव द टर्म एनपीएम, नवीन लोक प्रबंध, एनपीएम शब्द किसने दिया है, एनपीएम शब्द जो है किसने दिया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। नवीन लोक प्रबंध एनपीएम शब्द किसने दिया है, तो क्रिस्टोफर हुड नाम के विद्वान, उन्होंने दिया है, क्रिस्टोफर हुड, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1991 में अपने लेख अ पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स में इस शब्द को उन्होंने दिया है, क्रिस्टोफर हुड ने, ठीक है, नवीन लोक प्रबंध शब्द का प्रयोग किया है। 53 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न प्रिज्मेटिक मॉडल के विकास का श्रेय किसको जाता है, तो बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रिज्मेटिक मॉडल का जो विकास का श्रेय है वो रिंग्स को जाता है, एफ डब्ल्यू रिंग्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिंग्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू एफ रिंग्स ने दिया है, ठीक है। रिंग्स ने साला मॉडल
और प्रिज्मेटिक समाज का सिद्धांत दोनों दिया है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, ग्रेप वाइन शब्द किससे संबंधित है? तो ग्रेप वाइन शब्द जो है, ग्रेप वाइन मतलब होता है अफवाह या गपशप जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अनौपचारिक संचार इसको कह सकते हैं, तो उसको अंगूरी लता या ग्रेप वाइन कहते हैं। कौन कहता है? तो ये एक प्रकार से संचार, ग्रेप वाइन शब्द किससे संबंधित? तो संचार से, कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, अनौपचारिक संचार से रिलेटेड होता है, खास करके इसको ग्रेप वाइन या गपशप बिना मतलब की अफवाहें, तो वो होता है ए ऑप्शन। 55 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायपालिका संसद के पास किए गए कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है? 55 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो न्यायपालिका केवल इंग्लैंड में ऐसा, इंग्लैंड में संसद की संप्रभुता है, वहाँ जुडिशियल रिव्यू अमेरिका या भारत जैसा नहीं होता है। वहाँ पर अगर न्यायपालिका संसद के द्वारा पास किए कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती, लेकिन भारत में, अमेरिका में कर सकती है, तो केवल इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भारत में नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी है? कौन सी संस्था भारत में नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी है? 56 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे बिल्कुल। भारत में नीति निर्माण के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी नहीं है? तो केवल समाज कल्याण बोर्ड, केवल समाज कल्याण बोर्ड ये उत्तरदायी नहीं, बाकी नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्र विकास परिषद, तीनों जो है उत्तरदायी होते हैं, जबकि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड ये नहीं इसका उतना उपयोगी है। 57 नंबर क्वेश्चन से, किस देश में तुलनात्मक प्रशासन समूह स्थापित हुआ है? 57 नंबर बताएं। तो अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ASPA का हिस्सा है ये। ठीक है, अमेरिका में शुरू हुआ तुलनात्मक प्रशासन समूह, जिसको आप कह सकते हैं कैग। ठीक है, तो कैग कह सकते हैं इसको। ठीक है, बताएं तुलनात्मक प्रशासन समूह जो है, 57 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तुलनात्मक प्रशासन समूह को क्या कहते हैं? CAG, कैग। ये अमेरिका में सबसे पहले शुरू हुआ है, अमेरिका में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 58 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है? बताएं, 58 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ है? तो पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पहली पंचवर्षीय योजना में ये शुरू किया गया है। CDP की शुरुआत 1952 में हुई थी, जो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें शामिल थी। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है स्वयं प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले योजना आयोग जो था वही अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 60 नंबर प्रश्न है। प्रश्न आपका क्या दिया हुआ 60 नंबर देखेंगे। प्रश्न आपका आ दिया, टुवार्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसने लिखी? तो फ्रैंक मैरिनी की पुस्तक है ये। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 61 नंबर प्रश्न है, गैंग प्लैंक का क्या तात्पर्य है? गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक का मतलब होता है, इसका तात्पर्य होता है लेवल जंपिंग से। फ्योल ने सिद्धांत को दिया, हेनरी फ्योल ने, पदानुक्रम को लांग करके सीधे संपर्क करना ताकि देरी ना हो। तो एक जैसे होता है कि पदानुक्रम करना, लेबल जंपिंग, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लेबल जंपिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी फ्योल का सिद्धांत है ये गैंग प्लैंक। 62 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सूचना का अधिकार लागू करने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा है? सूचना का अधिकार लागू करने वाला दुनिया का पहला देश इनमें से कौन सा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 62 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 62 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार, RTI, ये स्वीडन ने सबसे पहले लागू किया था 1766 में, स्वीडन 1766। ठीक है, लागू किया गया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 63 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से शामिल होते हैं, 15। ठीक है, तो इसमें सॉरी कितने होते हैं? 15 लोकसभा से, कुल मिलाकर के 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के सांसद होते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? अखिल भारतीय सेवा कौन सी नहीं है बेटा? तो भारतीय विदेश सेवा जो है, IFS जिसको कह सकते हैं, वो भारतीय विदेश सेवा नहीं है। भारतीय विदेश सेवा यही, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस, ये अखिल भारतीय सेवा नहीं आती है इसके अंदर। बाकी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ये सब इसमें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, IFS नहीं आता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। IAS, IPS, IFOS, ये सब जो है अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, जबकि वो चीज़ें नहीं होती। ठीक है, जैसे इंडियन पुलिस सर्विस IPS कहते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस यानी कि IAS कहते हैं जिसको। ठीक है, जबकि विदेश सेवा जो होता है मतलब कि IFC,
IFC जो होता है फॉरेन होता है, तो ये नहीं होता है। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किसके तहत की गई थी? जिसको कह सकते हैं UPSC, लोग तैयारी करते हैं खूब ज्यादा इसकी, तो बताएं संघ लोक सेवा आयोग UPSC की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो वो अनुच्छेद है 315, अनुच्छेद 315 के तहत की गई। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 315 केंद्र और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है, जो कि जो है जनता को चुनता है, उसमें जो परीक्षा देते हैं IAS जो आप कहते हैं। 66 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन 1882 में उनके प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। 67 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, लोक प्रशासन के जनक कौन है? वुड्रो विल्सन बिल्कुल राइट आंसर आपका है। वुड्रो विल्सन लोक प्रशासन के जनक हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली की अगर बात कीजिए बेटा तो किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली जो है ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सत्ता का विकेंद्रीकरण पर आधारित है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है इसको, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे राज्य स्तर पर या सॉरी शहरों में या फिर ग्रामों में 3 स्तर पर, जैसे एक तो राज्य में सरकार है ही, मतलब एक देश की सरकार है, एक राज्य की सरकार है और एक जो है स्थानीय सरकार होती है, तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था हो जाती है। केंद्रीय बजट से रेल बजट किस वर्ष अलग किया गया? तो पहले केंद्रीय बजट जो होता था उसी में रेल बजट भी आता था, अब रेल बजट को अलग भी कर दिया गया था, तो किस वर्ष किया गया है? तो इसमें कब किया गया था बेटा? एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 में अलग कर दिया गया था। फिर 2017 से दोबारा से रेल बजट और इन सभी को बजट को सभी को मिला लिया गया। तो 1970 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1924 में अलग कर दिया गया था, 1924। अभी जाकर के 2017 में इसको सबको फिर से मिला लिया गया है और एक में करके बजट आता है। अब रेल बजट और केंद्रीय बजट दोनों साथ में आता है। 70 नंबर, बजट किस भाषा का शब्द है? तो बूजट, बजट जो है ये बूजट शब्द से बना हुआ है, फ्रेंच भाषा का शब्द है बूजट, उसी से बना हुआ है, फ्रेंच भाषा के शब्द है ये बूजट, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, क्योंकि सबसे पहली बार ये चमड़े के थैले में ही पेश किया गया था, इसीलिए बूजट शब्द का प्रयोग किया गया इसके लिए। 71 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जो है ये आपका स्थित है 1954 में इसकी स्थापना हुई नई दिल्ली में, दिल्ली। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, नवीन लोक प्रशासन का उद्गम किससे संबंधित है? नवीन लोक प्रशासन का सिद्धांत जो है बेटा ये जो है मीनोब्रुक सम्मेलन 1968 में हुआ था, मीनोब्रुक सम्मेलन, NPA का जन्मदाता वही माना जाता है, तो बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर मीनोब्रुक सम्मेलन को। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे 73 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया था। प्रश्न, भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, भारत में वित्तीय वर्ष जो प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 74 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, लोक प्रशासन अपने संकीर्ण अर्थ में निरूपित करती है, निरूपित है कार्यों से, लोक प्रशासन अपने संकीर्ण अर्थ में निरूपित है कार्यों से, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल, विधायिका। करेक्ट आंसर का 74 नंबर बिल्कुल राइट आंसर कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 75 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मुख्यालय, मुख्यालय क्षेत्र संबंध के बारे में सभी उंगलियों विचार किसका है? बताएं सभी उंगलियों का विचार, ऑल फिंगर्स। तो ये लूथर गुलिक ने मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंधों में हाथ और उंगलियों के रूप में उसको समझाया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लूथर गुलिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। इस तरीके से आपने 75 प्रश्नों को समझ लिया है, बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको इसको समझा दिया है और बहुत ही बेटर अंदाज में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए तो इस चैनल को, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।